चलिए आज जियो पॉलिटिक्स का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेते हैं और वो मुद्दा है ताइवान इशू। यदि मैं ये कहूँ कि अगर कुछ कोल्ड वॉर 2.0 जैसा है तो उसमें जो सबसे क्रिटिकल फॉल्ट लाइन है वो है ताइवान। तो क्या है ताइवान का इशू, क्यों है ताइवान लगातार न्यूज़ में और ताइवान से जुड़ी न्यूज़ क्या है। स्टार्ट करते हैं शी जिनपिंग की जनवरी 2026 न्यू ईयर की स्पीच से, जिसमें शी जिनपिंग ने कहा है कि बाई 2027 वो ताइवान को चाइना से इंटीग्रेट कर देंगे। हालांकि ये जो टाइम लाइन है वो अक्सर चेंज होती रहती है, कभी 2049 भी होती है, कभी 2035 भी होती है, पर जो चीन का एक इंक्लिनेशन है वो उन्होंने जाहिर किया। और आप जानते हैं कि शी जिनपिंग हमेशा चाइना ड्रीम की बात करते हैं कि चाइना ड्रीम क्या है। चाइना ड्रीम को वो डिफाइन करते हैं रीजुविनेशन ऑफ चाइनीज नेशन से, और इसका जो लिंक है वो चाइना का जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, जो ओपियम वॉर के साथ स्टार्ट होता है और उसके बाद जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे उन्होंने चाइना पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, और चाइना खुद को मिडिल किंगडम के रूप में देखता है। और इसलिए चाइना के लिए ये एक ह्यूमिलिएशन है कि चाइनीज़ टेरिटरीज, जब चाइना काफ़ी वीक था तो वो चाइनीज़ टेरिटरीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी इंपीरियल पावर के अधीन रही। और अपनी स्पीचेस में शी जिनपिंग अक्सर ये बात दोहराते हैं कि रीजुविनेशन और री इंटीग्रेशन, ये जो दो गोल्स हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं। साथ ही वो ऐसा मानते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल चैलेंज है और ये एक जनरेशनल इशू है चाइना में, यानी कि जो प्रेजेंट चाइनीज़ जनरेशन है उसका एक दायित्व है कि ये जो अधूरा एजेंडा है इसे पूरा किया जाए। हाल फिलहाल में दो और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक घटना है कि ताइवान और अमेरिका के बीच लगभग 11 बिलियन डॉलर के आर्म्स एक्सचेंज का एक समझौता हुआ, और ट्रंप की अगर हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को देखें तो उसमें जहां ट्रंप ये मेंशन करते हैं कि यूएस की जो प्रायोरिटी है वो अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसे मुनरो प्लस डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया, उस पर है, पर फिर भी ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में उन्होंने मेंशन किया कि ताइवान की जो सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी है उसको जो अमेरिका है वो स्ट्रेंथन करेगा। 2020 में इसी संदर्भ में अमेरिकन कांग्रेस ने ताइवान एश्योरेंस एक्ट भी लाया। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये है कि जब ये समझौता आया तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने ताइवान के अराउंड जस्टिस मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, जो अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है चाइना के द्वारा। और लगभग डेली ताइवान चाइना से संबंधित या फिर फिलीपींस और चाइना के ये जो विवाद है इसकी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण घटना की मैं बात करती हूँ कि यूएस और ताइवान के बीच में एक आर्थिक समझौता भी हुआ। क्योंकि यूएस ने अपना टैरिफ वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ताइवान पर लगाया, और आप जानते ही हैं कि यूएस के ऊपर कितना बड़ा डेप्ट है, तो यूएस ने ताइवान को इस बात के लिए राज़ी किया कि लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर का जो निवेश है वो ताइवान यूएस में करेगा, स्टार्टिंग विथ एरिजोना। और उससे जो सेमीकंडक्टर चिप का जो प्रोडक्शन है उसका जो अब तक यूएसए ताइवान में, यानी यूएस की दृष्टि से ऑफशोर प्रोडक्शन कर रहा था, अब यूएस में यानी ऑनशोर प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं हो कि जो वर्तमान में कोल्ड वॉर 2.0 है इसको हम टेक वॉर कह सकते हैं, और टेक वॉर के बेस में है चिप वॉर, और चिप वॉर के बेस में है ताइवान। क्योंकि आज भी
ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और यदि हम सेमीकंडक्टर चिप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, लेगेसी चिप्स और जो न्यू एज चिप्स हैं जिनको एआई या क्वांटम से जोड़ करके देखा जाता है, तो उसमें आज भी ताइवान की मोनोपोली है। भले एआई चिप्स का कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी होता है। तो अब ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इससे आप क्या अनुमान लगाते हैं? इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो यूएस है, ये समझ रहा है कि शायद आज यूएस ताइवान को पूरी तरीके से सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है। और अक्सर आपने सुना होगा कि इट इज़ बैड टू बी यूएसए's एनिमी बट इट इज़ वर्स टू बी यूएसए's फ्रेंड। यूएस अक्सर अपने एलाइज को बीच में छोड़ देता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यूएस इज़ फॉलोइंग अ हैंड्स ऑफ अप्रोच फ्रॉम ताइवान। और यूएस का चूँकि इंटरेस्ट है चिप इंडस्ट्री में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि जो भी एडवांस्ड वेपन सिस्टम है वो इसी के ऊपर आधारित हैं। जो आगे की इकोनॉमिक ग्रोथ है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें या अन्य चीज़ों की, तो वो सब इसी के ऊपर आधारित है। और अमेरिका जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंसी इस्टेब्लिश करना चाहता है, या एटलीस्ट ताइवान पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता है। तो अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि जो ताइवान की मोनोपोली है वो एक तरीके से ताइवान की डेटरेंस की शील्ड रही, जिसे आप कभी सिलिका शील्ड के फॉर्म में भी पढ़ते होंगे। और जब ये शिफ्टिंग की जाती है तो ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में जो एक डेटरेंस था, क्योंकि यदि ताइवान की मोनोपोली है और ग्लोबल इकोनॉमी ताइवान के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले चिप पर निर्भर रहती है, तो ऑब्वियसली यदि चाइना उस पर कोई एग्रेशन करता है तो डिसरप्शन आता है और उससे ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होती है। और चूंकि चाइना के ग्लोबल स्टेक्स हैं, तो शायद ये एक रीज़न देखा जाता था कि चाइना एग्रेसिव स्टैंड ना ले। पर जिस तरीके से अमेरिका सप्लाई लाइन को शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका, जिसे अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक थिंकर और अमेरिकन नेवी के इम्पोर्टेंट ऑफिसर जनरल मैकार्थर ने परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर माना, ताइवान जो अमेरिका की आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी में सबसे फर्स्ट चेन में सबसे क्रिटिकल स्थान रखता है, तो अमेरिका अगर यहाँ से विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें अमेरिका की हेजेमनी का अंत हो चुका है, आसियान सेंट्रलिटी रही नहीं है और एक चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर लगभग तय है। इस बारे में आपकी क्या सोच है? हमारे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर करें।